बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज आप तक पहुंचाएंगे चंद अहम खबरें और उन पर करेंगे तफसीली गुफ्तगू। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से नुमाइंदा अनवर हुसैन सुमरा, कराची से जाहिद खोखर और मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है सरमद अली ने। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी छत अपना घर की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के तहत 1 लाख घर बनाने का ऐलान किया और 6 हफ्तों में मॉडल घर बनाने की हिदायत भी की थी। इस मंसूबे के तहत लाहौर समेत पंजाब के 6 बड़े शहरों में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 519 कनाल अराजी की निशानदही का अमल मुकम्मल किया गया। पंजाब के हर जिले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे, लेकिन घरों की तामीर में जदीद और ग्रीन टेक्नोलॉजी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। स्कीम में 70% देहाती आबादी को फ़ायदा देने के लिए कोई होमवर्क ही नहीं किया गया। और मज़ीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवर हुसैन सुमरा साहब। सुमरा साहब, सबसे पहले बताइए ये मंसूबा क्या था और क्या इसके अंदर खामियां हैं? देखें जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपने गरीब लोगों को अपनी छत अपना घर के तहत 1 लाख घर जो है 5 साल में बना कर देंगे। ठीक है जी, ये सब्सिडाइज रेट पर होंगे। इसके 3 मॉडल जो हैं इस वक्त, जो फाटा एक एजेंसी है, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के मुतहत है, उसने 3 मॉडल बनाए हैं। इन 3 मॉडल पे हम पहले गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह ये ग्रीन जो है टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी, उसको इग्नोर कैसे किया जा रहा है। पहले मॉडल के तहत जो है जी 10,000 घर बनाए जाएंगे 6 अजला में, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान, रावलपिंडी में। इसमें एक मॉडल है कि हुकूमत ज़मीन देगी और वो ज़मीन जो है शहर के अंदर होगी या शहर के बिल्कुल नज़दीकी इलाके में होगी। उस ज़मीन को जो है कंपेटिटिव प्रोसेस के ज़रिए जो है निजी शोबों को दिया जाएगा और उसके साथ उनके साथ ये एग्रीमेंट होगा कि पर स्क्वायर फिट जो उनकी कंस्ट्रक्शन रेट कम होगा। उसके अलावा जो है वो वहाँ पे लेस स्टेट लैंड डिमांड करेंगे और जल्दी जो है घर बना के दे देंगे। अच्छा। ये ज़मीन जब दी जाएगी तो ये 10,000 इस पर घर बनेंगे। जो भी इस पे जीत के आएगा, एक घर जो है वो 2 कमरे है, एक लिविंग है, एक किचन है, एक वॉशरूम पर मुश्तमिल होगा और उसका टोटल जो एरिया है वो 700 स्क्वायर फिट है। ये इसका प्रोसेस होगा ये कि इसका इश्तिहार दिया जाएगा, जो डेवलपर आएगा या जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग आएंगे उनको ज़मीन दी जाएगी कि आप हमें 10,000 घर बना के देंगे, उसके एवज आपको सरकारी ज़मीन दी जाएगी। वहाँ पर वो अपना कमर्शियल एक्टिविटीज़ बना लें, वो अपना रेजिडेंशियल बना लें, वो जो भी उस पर, यानी कि ज़मीन की कीमत उसकी नहीं ली जाएगी। अच्छा। उसके तहत वो घर बना के देंगे। इसका जो है सबसे पहले तो ये है कि उनको जब ज़मीन दी जाएगी तो वो उस ज़मीन के एवज़ हुकूमत पंजाब को 10,000 घर बना के देंगे और ये फ्लैट्स होंगे G+3, इनको कहते हैं ग्राउंड +3 स्टोरीज का ये। अच्छा, फ्लैट होगा। ठीक है, सूबाई कबीना वो पंजाब हुकूमत को 1 साल में बना के देगी। जब वो बना के देगी तो उसके बाद पंजाब हुकूमत की सूबाई कैबिनेट जो है इस घर का जो है तखमीना लगाएगी कि इतना इसका तखमीना होगा। अच्छा। और ये बैलेटिंग के ज़रिए जो भी लोग अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्राइटेरिया भी बनाया है कि कौन लोग इनके लिए एलिजिबल हैं। ठीक। उस क्राइटेरिया के तहत जो है माहाना जिस बंदे की या जिस ख़ानदान की 1 लाख रुपया जो है माहाना इनकम है, उसके पास ज़री ज़मीन नहीं है या उसके पास कमर्शियल प्लॉट नहीं है, 800 सीसी से कम उसके पास गाड़ी है। अच्छा। उसको ये घर अलॉट किया जाएगा और वो 5 साल की किस्तें जो हैं, पहले डाउन पेमेंट करेगा, वो 25% डाउन पेमेंट करेगा, उसके बाद 5 साल की किस्तों में जो है वो सरकार को पैसे देगा। और इस पे जो है ना एक कंडीशन लगाई जाएगी कि जिसको ये घर मिलेगा वो 10 साल तक जो है ना अपना घर जो है फरोख्त नहीं कर सकेगा। अच्छा। किसी दूसरी पार्टी को नहीं दे सकेगा। अब दूसरा मॉडल में आ जाए। दूसरा मॉडल जो है उसमें 20,000 घर बनने हैं। ठीक है। ये जो फाटा एक एजेंसी है पंजाब हुकूमत की, ये लो कॉस्ट घर बनाने की जो स्कीमें हैं उनको अप्रूवल देती है। अच्छा। इसमें इन्होंने एक कंडीशन रख दी है कि आइंदा जितनी भी स्कीमें आएंगी, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने भी जब कहा था ना 10 लाख घर देने हैं। हाँ। तो उन्होंने भी इनसे राब्ता किया था। उस वक्त इनको एम्पावर किया गया था कि आप लो कॉस्ट हाउसिंग जो है यूनिट्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी।
जितनी निजी लोग यहाँ पर अपनी स्कीमें जो हैं हाउसिंग स्कीमें रजिस्टर्ड करवाएंगे उनको उन पर कंडीशन लगाई जाएगी कि वो 20% जो रकबा होगा या एरिया होगा। साहब उस वक्त कोई घर बने थे जब इस स्कीम के साथ उस पर भी हम बाद में बात करते हैं, बताते हैं आपको कि किधर किधर घर बने थे। तो वो जो है 20% एरिया पे गवर्नमेंट को घर बनाकर देंगे और उनके साथ नेगोशिएट किया गया है कि वो 3500 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेंगे गवर्नमेंट से, और ये इस घर की कीमत होगी 30 से 35 लाख रुपया। अच्छा। हर घर पर जो है ना हुकूमत पंजाब 20 लाख सब्सिडी देगी। इसके अलावा 5 लाख डाउन पेमेंट है, बाकी 5 साल में एक साथ दी जाएंगी। और ये सब्सिडी के लिए 20 अरब रुपए की जो है फंड्स जो है हुकूमत पंजाब जो एलोकेट करेगा। अच्छा। इसमें जिम्मेदारी ये होगी उसकी कि वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगा। अच्छा। जैसे पहले मॉडल में भी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस प्लानर ने बना के देने, या वो डेवलपर है वो बना के देगा, जिसमें सड़कें हैं, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस सप्लाई है, उसके बाद ड्रेनेज वाटर है, बाकी उसको बड़ी सड़कों के साथ लिंक किया जाएगा शहर के अंदर। ठीक है। तीसरा मॉडल जो बनाया है वो ये बनाया है कि जिन लोगों के पास 3 से 5 मरले के अपने ज़ाती प्लॉट हैं, अच्छा, उन लोगों को है 15 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट जो है कर्ज देगी। अच्छा। बैंक ऑफ पंजाब के जरिए। ठीक है। इसमें होगा ऐसे कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है तकरीबन 70,000 घर जो हैं 70,000 घर जो हैं इस स्कीम के तहत तीसरे मॉडल के तहत जो बनाने के लिए कर्जा देगी। इसके लिए पंजाब हुकूमत एक रिवॉल्विंग फंड बनाएगी, उसमें 40 अरब रुपया रखा जाएगा। इसके अलावा जो ये कर्ज देगी, अलाटी को जो कर्ज मिलेगा उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो हुकूमत पंजाब जो है वो खुद अदा करेगी, जिसके लिए 30 अरब रुपए के फंड्स रखने की तजवीज़ है। ठीक है। इमरान खान साहब के दौर में आपने कहा था कि नेफ्डा के तहत उन्होंने कहा था 10 लाख मैंने घर देने हैं। हाँ, तो उस वक्त कुछ घर बने थे। अच्छा। सरगोदा में 324 घर बने थे। अच्छा। चिन्योट में 270 घर बने थे और लाहौर में 245 घर बने थे। अभी इनका ग्रे स्ट्रक्चर वैसे ही खड़ा है, इन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही कि इनको तैयार करके पहले फेज में अगर डाल दिया जाता। बनाने कितने लाख थे? बनाने 10 लाख थे और बने कुछ बने तकरीबन आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ये 800 घर बने, 3 शहरों में बने थे। और तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान साहब खुद जो है तमाम मीटिंग्स लेते थे नेफ्डा की और कहते थे कि इनको जल्द अज जल्द तकमील तक पहुंचाया जाए। इतना फीडबैक लेने के बाद भी सिर्फ कुछ 100 के हिसाब से घर बन सके। ठीक है ना। और ये अभी ग्रे स्ट्रक्चर है, कंप्लीट घर नहीं बने, कंप्लीट घर इसमें नहीं है। अब पंजाब हुकूमत ने चाहिए तो ये था कि इन घरों को भी ऑन बोर्ड ले लेती, जो घर ऑलरेडी बने, यहाँ भी सरकार का सरमाया लगा हुआ है और सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरह पहले मॉडल में पंजाब हुकूमत ने सरकारी ज़मीन मुफ्त देनी है डेवलपर को, इसी तरह ये सरकारी ज़मीन पर घर बने हुए हैं, इन पर खर्चा भी सरकार का हुआ है, लेकिन इनको अबंडन किया हुआ है। बल्कि ज़राए का ये कहना है लोग तो वहाँ से खिड़कियाँ दरवाजे भी उतार के ले गए हैं, ईंटें भी उतार के ले गए हैं, क्योंकि 2-3 साल हो गए इनको बने हुए। अब ये पंजाब हुकूमत ने जो अनाउंस की है पॉलिसी, इसके तहत जो है पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी कैलकुलेशन की गई हैं तीनों मॉडल्स में, ये मुबैना तौर पर बज़ाहिर भी ये मफरूज़ात पर मबनी है कि ये इस तरह हम ज़मीन देंगे, इतने घर बन जाएंगे, इस तरह जो है हाउसिंग कॉलोनियाँ हमारे पास रजिस्टर्ड होंगी, हम 1 विंडो वहाँ पर खोलेंगे, तमाम उनको NOCs लेने की जिम्मेदारी फाटा की होगी। फाटा उनको NOC लेके देगा, वो प्राइवेट डेवलपर जो है वो 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है घर तामीर करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा, गवर्नमेंट को 30-35 लाख का घर पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है उस पर 5 साल के लिए किस्तें डिसाइड करेगी, फिर उस पर लोन देगी। ये तमाम चीज़ें अभी जितनी भी कैलकुलेशन अभी तक हो रही है ये सारी मफरूज़ात पर है कि ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। इसमें जो है सबसे बड़ी जो इस वक्त ड्रॉबैक है वो ये है कि जब ये स्कीम बनाई गई तो ये कैबिनेट में रखी गई तो सबसे पहले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस पर जो है एतराज़ात उठाए, उसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने एतराज़ात उठाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट का बड़े वैलिड एतराज़ात थे। उन्होंने कहा कि माजी में जो हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने या वफाकी हुकूमतें ने इस तरह की स्कीमें बनाई हैं, एग्जीक्यूट की हैं, क्या आपने उनसे कोई लेसन सीखा है? देखिए ना, ये माजी करीब में इमरान खान साहब के बनाए हुए घर जो 800-900 घर हैं वो बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए हैं, अबंडन करके छोड़े हुए हैं, यानी कि उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। ऑनरशिप तो हालांकि गवर्नमेंट की है ना, गवर्नमेंट को तो उसके ऊपर वो कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए था।
तो लेकिन गवर्नमेंट ने भी उसको ऐसे अबेंडन कर दिया है, तो क्या उन घरों का क्या होगा फिर? देखें जी, वो बात आपकी फरजाना बात ठीक है कि ओनरशिप गवर्नमेंट की है, सरमाया गवर्नमेंट का लगा। हाँ। वो सरमाया जो अवाम के टैक्सेस से इकट्ठा होता है, लेकिन उनको अबंडन करके पंजाब हुकूमत ने, ज़ाहिर आपको पता है वो पीटीआई को जो है वो पसंद नहीं करते, पीटीआई की लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इन्होंने नई स्कीम दे दी। अब नई स्कीम में ड्रॉबैक्स क्या हैं? देखें, दुनिया भर में या पंजाब हुकूमत भी अब चाह रही है कि ग्रीन इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे बिल्कुल सुमरा साहब, मैं इसी बात के ऊपर आने की लगी थी कि जो भी कोई मंसूबा स्टार्ट करता है, कोई ना कोई एक आधी चीज़ उसके अंदर ऐड ऑन कर दी जाती है और कहा जाता है हम नया मंसूबा लेके आए हैं। इसके अंदर भी बात की जा रही है ग्रीन टेक्नोलॉजी की, तो हमारे नाजरीन के ज़रा साथ शेयर कर रहे हैं कि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है और इसके फ़ायदे क्या बरामद होंगे अगर उस टेक्नोलॉजी के तहत मनसूबाबंदी करके घर तामीर किए जाते हैं। देखिए जी, ये जो पॉलिसी अभी तक बनाई है फाटा ने, ये वो रवायती कंस्ट्रक्शन का स्टाइल को अपना रहे हैं, जिसमें रेत होगी, बजरी होगी, सीमेंट होगा, बाकी ईंट होंगी और वो भट्टे की ईंटें जो होंगी। लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी में है ब्लॉक्स सिस्टम जो है दुनिया भर में इंट्रोड्यूस हो गया है। पंजाब हुकूमत में ग्रीन इनिशिएटिव के तहत आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चला रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को। इसके अलावा शापर बैग्स बंद किए जा रहे हैं कि ये जो है एडअप करते हैं माहौलियाती आलूदगी में, हमने इसको कंट्रोल करना है। लेकिन इतना बड़ा यानी 1 लाख घर बनाने जा रहे हैं और ग्रीन टेक्नोलॉजी को जो है वो अवॉइड किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, ग्रीन टेक्नोलॉजी के अब फ़ायदे पे थोड़ी बात कर लेते हैं जी। देखिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी ये है कि आप अगर ईंटें, सीमेंट, रेत, बजरी से घर बनाते हैं, वो 4.5 से 5 माह में एक घर बनता है। ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है, जदीद जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, वो 1 माह में एक घर बन जाता है। ठीक है, यानी वक्त की बचत आ गई। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आ जाएं आप इस पे के तामीराती लागत जो है, जो आप रवायती तरीके से घर बनाएंगे तो तामीराती लागत जो 3 से 4% ऊपर चली जाएगी। देखें, ये 1 लाख घर बनना है, उसका 3-4% जो है वो अरबों में जाना है, वो कोई हज़ारों में या लाखों में तो नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा 6000, क्योंकि आपका एक रवायती घर जो 700 स्क्वायर फीट पे बनाते हैं, उस पर 24,000 ईंटें लगती हैं जो भट्टे से तैयार होती हैं। अच्छा। लेकिन ब्लॉक्स वहाँ पर 6000 यूज होने हैं। आप अच्छा। देखिए कितना बड़ा, और ब्लॉक्स की जो है कितनी लागत में तैयार हो, मैं वो आपको बताता हूँ कि जो ब्लॉक्स हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी जो है ये डबल है ईंट से। अच्छा। और ये जो है जल्जले के सामने भी रेजिस्ट करते हैं, यानी कि गिरते नहीं हैं। उसके अलावा आ जाए जी दर्जा हरारत। आपको पता है जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, दर्जा हरारत रोज रोज बढ़ रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गरीब आदमी तो एसी नहीं लगा सकता। बिल्कुल ऐसे तो अगर आप जदीद ग्रीन टेक्नोलॉजी से ये घर बनाते हैं तो 5 से 6 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत उस घर के अंदर जो है कम होगा। अच्छा। यानी जो आप बाहर फील कर रहे हैं, अगर बाहर 40 है तो वहाँ तकरीबन 34 होगा, 35 होगा, जो बंदा पंखा चलाकर उसके नीचे बैठकर इजीली बैठ सकता है। अफोर्डेबल होगा, मतलब वो वाला जो माहौल होगा अफोर्डेबल होगा कम से कम। बिल्कुल जी। उसके अलावा आ जाए जी कार्बन क्रेडिट है। कार्बन क्रेडिट जो है आजकल दुनिया में माहौलियाती आलूदगी जब से मसला बना है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इसको देख रही हैं कि कार्बन क्रेडिट जो है कम अज़ कम कार्बन पैदा करके आप कौन सी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है। आप एक ईंट जो है 371 ग्राम कार्बन ऐड करती है, जब उसकी पकाई होती है तो वो निकलती है भट्टे से तो 371 ग्राम एक ईंट कार्बन जो है पैदा करती है, जबकि इसका एक ब्लॉक 3 ईंटों या 4 ईंटों के बराबर है, ये 0 कार्बन पैदा करता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक घर के लिए जितनी ईंटें इस्तेमाल होनी हैं उसमें तकरीबन 9000 टन जो है वो कार्बन उसने फ़ज़ा में छोड़ना है, जबकि ब्लॉक्स ने जो है ये आधा टन भी जो है कार्बन जो है फ़ज़ा में नहीं छोड़नी। तो आप कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो हर तरह से फ़ायदेमंद है ब्लॉक्स को यूज़ करना। बिल्कुल फ़ायदेमंद है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जितना ये आप 1 टन कार्बन को एग्जॉस्ट करने के लिए आपको 48 बड़े दरख्त जो हैं वो दरकार होते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें तो दरख्त तो हमारे यहाँ शजरकारी तो होती नहीं है, दरख्त काटने पर जोर है, आप सीमेंटेड काम करी जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रहे हैं, लेकिन दरख्त नहीं लगा रहे। तो सुमरा साहब, ये जब मंसूबा शुरू किया गया था तो इसमें तो यही कहा गया था कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, तो अपनी छत अपना घर स्कीम में ये टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल नहीं की जा रही है? क्या जो है वो उसके सर्कमस्टांसेस क्या आ रहे हैं? इस पे मैं आपको बताता हूँ। मेरी आला हुकाम जो हैं पंजाब हुकूमत के, उनसे बात हुई है। ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली वज़ीर आला पंजाब को मिसगाइड कर रहे हैं।
अच्छा। उनका ये कहना है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है हमारे मौजूद जरूर है, और इसके तहत इस्लामाबाद में, लाहौर में बहुत सारी इमारतें बनी हैं, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ लाहौर में बनी हुई हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिनको उन्होंने विजिट भी किया। अच्छा। उनका ये कहना है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी बतौर मटीरियल हमारे पास अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो मुतलका महकमे हैं, CNW है या फाइनेंस है, उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं अभी हो सकी ना वो, यानी कि मतलब अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो सकी, और लेकिन उस मंसूबे के अंदर जो है उसकी मंजूरी भी ग्रीन टेक्नोलॉजी की दे दी गई है, लेकिन रजिस्टर्ड करने में इतनी क्यों ताखीर आई है? क्या वजह पेश की जा रही है? क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है? जी, बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि हम रवायती तरीके से, जब रवायती तरीके से आप ये घर बनाएंगे 1 साल तो आप प्रोसेस में लग जाएगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको PMU बना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाना पड़ेगा, उसके बाद कंसल्टेंट रखना पड़ेंगे, हाँ। और बाकी स्टाफ रखना पड़ेगा, फिर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अभी तो ये कागजों में चल रहा है, इसमें PWD जो है इसकी अप्रूवल देगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी उन्होंने तमाम विजिट करने के बावजूद यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। और ग्रीन टेक्नोलॉजी का एक और बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वहाँ यूनेडो एक इंटरनेशनल अदारा है जो UNO के तहत काम करता है। अच्छा। वो फ्लड अफेक्टीज के लिए वहाँ 20 लाख घर बना रहा है जिनमें वो ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। लेकिन पंजाब जो है, जो हमेशा क्लेम करता है कि हम तरक्की की राह में सबसे आगे हैं, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर रहा है। और उसमें सबसे बड़ी हर्डल जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने इस ग्रीन टेक्नोलॉजी की अप्रूवल देनी है या CM साहबा को ब्रीफ करना है। ज़राए का ये कहना है कि CM साहबा को ये ब्रीफ ही नहीं किया गया, बल्कि रवायती टेक्नोलॉजी, हर चीज में गवर्नमेंट को तो जिम्मेदार नहीं ना ठहरा सकते हैं। कुछ और भी अनासिर हैं जो मुलव्विस होते हैं, जो असल बात जो है वो हुकूमत तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखें, बात यह है कि जो सियासी अशराफिया होती है उन्होंने इनपुट अपनी ब्यूरोक्रेटिक टीम जो होती है उनसे लेना होता है या इंजीनियर से लेना होता है। अब इंजीनियर्स को ये इससे वो ख्वाहिश इसलिए हैं कि उनके कमीशन मर जाने हैं, क्योंकि रवायती टेक्नोलॉजी में उन्होंने फिक्स कमीशन अपने जो हैं वो रखे हुए हैं कि ठेकेदार के साथ उन्होंने किस तरह करना है। जब ग्रीन टेक्नोलॉजी का तो फायदा है ना सुमरा साहब, जैसा कि आपने बताया कि इतना ज्यादा कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। जब मटेरियल की कॉस्ट इतनी होगी तो उतना ही पैसा देना पड़ेगा, और जब कम पैसा होगा तो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो उनका कम हो जाएगा ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बात यह है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी पर जब आप शिफ्ट होते हैं तो एक तो आपका जो वक्त है वो उसकी बचत होगी, दूसरा आपको मैंने बताया टेम्परेचर के हवाले से 5-6 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। तीसरा सबसे बड़ा हमारा माहौलियाती आलूदगी का जो इशू है, यानी कार्बन जो इमिट होती है, आलूदगी पैदा करती है माहौलियाती, और वो फ़ज़ा में जाती है। देखें ना, आज ही मैं पढ़ रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जितने भट्टे जो हैं बगैर जिग-जैग टेक्नोलॉजी के हैं उनको गिरा दिया जाए। तो वहाँ पर ईंटें बनती हैं, एक ईंट जो है 371 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पैदा करके फ़ज़ा में छोड़ देती है। तो आप उसको क्यों नहीं, आप उसका सोल्यूशन जब आपके पास मौजूद है, चाहिए तो ये था कि आप इस प्रोजेक्ट को शुरू रखें, लेकिन आप कुछ घर ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आप एक दो मॉडल घर बनवा लें और उनको देख लें कि उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, या जो वो क्लेम करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले कि ये इनके बेनिफिट हैं, आया वो घर बेनिफिट देता है, उनका कंपैरिजन स्टडी करवा लिया जाए। और दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर भी है। देखें, वहाँ पे कार्बन क्रेडिट का जो मैकेनिज्म बनाया गया इंटरनेशनली कि आप जितना कार्बन क्रेडिट कम करेंगे आपको वो आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। वो इसी तरह होता है जिस तरह शेयर्स बिकते हैं मार्केट में, कि आप कार्बन क्रेडिट जो है वो मार्केट में बेचकर जो इन्वेस्टमेंट। तो साहब, ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के तहत तामीराती मटेरियल है, इसकी मंजूरी भी इसी वजह से नहीं ली जा रही ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, ज़राए का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इससे जो है मुखलस नहीं है कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए। वो चाहते हैं कि रवायती स्टाइल से हम घरों की तामीर शुरू करवा दें, आस्ता आस्ता थोड़े थोड़े घर बनते रहें, हम कहें देखें जी आपका तो काम हो रहा है। इसी तरह इमरान खान साहब को भी चक्कर दिया था, उस वक्त भी ग्रीन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उस वक्त भी ग्रीन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं हुआ। इसीलिए देखें ना, वो 4-4.5 साल के अपने टेन्योर में जो है तकरीबन 900 घर पंजाब में बनवा सके, 8 या 900 घर, और वो भी घर किसी को दिए नहीं गए क्योंकि वो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है, वो कंप्लीट नहीं हो सके। ग्रीन टेक्नोलॉजी से आपका 1 माह में घर बन जाना है, रवायती टेक्नोलॉजी से 4.5 माह में। देखें, 1 माह में घर बनेगा तो आपका कमीशन उतना कम हो जाना है। 4.5 माह अगर ठेकेदार वहाँ मजदूर लेके लगा रहेगा तो आपका कमीशन भी चलता रहेगा, आपकी रोजी रोटी भी चलती रहेगी। तो चाहिए तो ये है, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को इसको भी देखे और इसका रिव्यू करे, रिविजिट किया जाए इस पॉलिसी को, और उसको जो है बतौर जो है बिल्डिंग मटीरियल रजिस्टर्ड किया जाए। इस पूरे मंसूबे को रिविजिट करने की जरूरत है और उस पर फोकस करने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के तहत जो भी घर बनेंगे वो हर लिहाज से बंद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से ये हमारी
हमारी दरख्वास्त है कि इसको एक बार दोबारा से गौर करें और ऐसे अनासिर जो इसका खाना खराब करने पे तुले हुए हैं उनका कला कमा ज़रूर करें। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताते हैं कराची के एक कारनामे के बारे में, जहां पर महकमा खुराक कराची के गोदाम में रेत और मिट्टी शुदा मिलावट गंदम की बोरियां मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। शहीद बेनज़ीराबाद के 60 मील सेंटर से 22 मेट्रिक टन गंदम लांढी मलीर के गोदामों में मुंतकिल की गई है और सरकार की तरफ से खरीदी गई 22 मेट्रिक टन गंदम 8 ट्रकों के जरिए कराची लाई गई। गंदम की रकम हड़प करके मिट्टी और भूसा मिली गंदम कराची मुंतकिल करके खाना पूरी मुकम्मल करने की कोशिश की गई है। मजीद इस बारे में बात है अपने नुमाइंदे जाहिद खोखर से। जाहिद, गंदम करप्शन पर बनाई गई इस कमेटी के TORs क्या हैं, बताइएगा और डिटेल्स शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी बिल्कुल, ये बदकिस्मती की बात है कि जहाँ पर हम मुख्तलिफ करप्शन के इश्यूज जो हैं वो शेयर करते रहते हैं। ये खाने अवाम को खिलाने का आटे के लिए ये गंदम यहाँ पर जमा की जाती है, स्टॉक की जाती है। इसमें भी जो अफसरान हैं वो उसको भी बख्श नहीं करते हैं और ये ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद जो मौजूदा डायरेक्टर फूड हैं मोहम्मद हुसैन बलोच, उनकी जानिब से एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है और उस तहकीकाती कमेटी को ये हिदायत दी गई है कि इस मामले की तहकीकात करें। अच्छा। ये शहीद बेनज़ीराबाद का सेंटर था, 60 मील, वहाँ से 22 मेट्रिक टन गंदम लाई गई थी। 2022-23 की जो खरीदारी की गई थी और 8 ट्रकों में ये गंदम मुंतकिल की गई थी। ये तो इब्तिदाई जो मामला सामने आया है और तहकीकाती कमेटी को 6 TOR दिए गए हैं कि इस मामले पर तहकीकात करे और रिपोर्ट दे दे ताकि जो मुलव्वस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अच्छा। 22 मेट्रिक टन जो गंदम खरीद की गई थी वो वहाँ दूसरी भेज दी गई या उसके पैसे हड़प कर लिए गए। भूसा, रेत, मिट्टी मिलाकर खाना पूरी करने के लिए ये गंदम कराची लांढी में मुंतकिल कर दी गई। ये DFC मलीर की जानिब से इस मामले की निशानदेही की गई, जिसके बाद डायरेक्टर फूड की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर फूड करीबुल्लाह सुमरो हैं, DFC ईस्ट एहसान शाह हैं, EO है सरफराज में जो है वो इनके रुकन होंगे। कमेटी को कहा गया है कि 2022-23 के स्टॉक में जो 60 मील से ये गंदम लाई गई थी इसके मुतालिक जायजा लिया जाए, गंदम के मिकदार और मयार को चेक किया जाए और इसमें जो मुलव्वस अफसरान हैं उनका भी तयन किया जाए और कमेटी को जो उसके अलावा जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाए उसके मुतालिक भी आगाह किया जाए ताकि मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मुझे नहीं लगता कि इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि हम रिपोर्ट करते आए हैं हमेशा और इस तरह से सैकड़ों हजारों बोरियां माजी में भी इस तरह हुआ है कि गायब कर दी गई हैं और उन अफसरान के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में केस भी भेजा गया, मुकदमा भी दर्ज हुआ। मगर ये इतना रौला डाला हुआ था इन लोगों ने कि बम्पर क्रॉप हुई है जी, बम्पर क्रॉप हुई है। वो बम्पर क्रॉप कहाँ गई, क्यों जरूरत पेश आई इस मिलावट की? देखिए, ये 2022-23 का जो स्टॉक था वो भेजा गया था। इस मौजूदा जो स्टॉक खरीदा गया है, जो मौजूदा सीजन थी उसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ कि 90 लाख बोरियां जो हैं वो खरीद की गई हैं सरकारी तौर पर। 90 अरब रुपए की गंदम है, ये खरीद कर की गई है। 30 जून तक इस मार्क्स जो खरीदारी था सरकारी सतह पर इसको क्लोज कर दिया गया है। 9 लाख मेट्रिक टन ये गंदम मजमूई तौर पर खरीदी गई है। बदकिस्मती की बात है, बदकिस्मती की ये तमाम गंदम जो है वो व्यापारियों से खरीदी गई है, काश्तकारों से कोई गंदम नहीं खरीदी गई। अगर इस मामले पर कोई इदारा तहकीकात करना चाहे, अगर इस मामले पर कोई नैब तहकीकात करना चाहे तो वो सिर्फ उनके जो रसीदें हैं और सारे जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो अगर वो निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये गंदम कहाँ से खरीदी गई है। हाँ। मगर बदकिस्मती की बात है कि सिस्टम ऐसा है कि जो इन मामलात की तह तक कोई पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है या तो कोई इसके साथ कोई मिली भगत है। दूसरी बात यह कि बारदाना जो है हमेशा सिंध के अवाम के बारदाने पर अरबों रुपए की करप्शन होती है, कमीशन के जरिए बारदाना फरोख्त किया जाता है। इस साल भी ऐसा ही हुआ और जो इससे कबल जो डायरेक्टर फूड थे जो जुल्फकार खुश्क साहब, उन्होंने तमाम मामला जो है वो सेट किए थे। बदकिस्मती
बदकिस्मती की बात है कि बारदाना जो काश्तकारों को देना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिया गया, क्योंकि जो बारदाना होता है वो गंदम के मिकदार के हिसाब से या जो गंदम काश्त की जाती है उनके एकड़ के हिसाब से उन काश्तकारों को दिया जाता है। मगर कई सालों से सिंध के अंदर यही हो रहा है कि ये कमीशन के एवज जो है वो बारदानों की फरोख्त होती रहती है। इसमें कमीशन जो डायरेक्टर होते हैं उनकी कमीशन होती है, जो सेक्रेटरी होते हैं, जो वजीर साहब होते हैं उसकी कमीशन होती है, यहाँ पे जो बड़े बड़े हाउसेज हैं उनकी कमीशन होती है। ये सीजन जो है वो कमाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बारदाना कोई नहीं होता है। जो सेंटर्स कायम किए जाते हैं वो भी समझे कि आप जो व्यापारी हैं उनकी जो है उनके ताउन से, क्योंकि काश्तकारों से तो कोई राब्ता नहीं होता है महकमा खुराक के अफसरान का, और सिर्फ बारदाना की मद में भी अरबों रुपए की करप्शन की जाती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, मुझे नहीं लगता कि इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। हमेशा इस तरह से होता है कि कराची के जितने गोदाम्स हैं और खासतौर पर मलीद के अंदर जो गोदाम कायम है, तकरीबन 45% 45% जो खरीदारी की जाती है वो 45% सिर्फ कराची में खर्च होती है, कराची के लोगों को फराहम की जाती है कि जब उनको जरूरत कार्रवाई होना तो बात की बात है। जब कार्रवाई होगी तब देखा जाएगा कि अब तक मुल्जिमान का तायुन किया जा सका है जो कमेटी बनाई थी उसकी जानिब से। ठीक है, कमेटी को कहा गया कि आप 5 रोज के अंदर ये रिपोर्ट दे दें, मगर ये 5 रोज के अंदर ये रिपोर्ट इंतहाई मुश्किल काम है। और दूसरी बात ये है कि जो अफसरान इसमें मुलविस होते हैं वो इंतहाई बाअसर होते हैं। बाअसर का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे तक एक सिस्टम होता है और कोई भी अफसर जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैं वही जो आपको बता रहा था। दूसरी जो अहम बात यह है कि जो स्टॉक मौजूद होता है, इस वक्त भी 15-16 लाख स्टॉक जो बोरियां कराची के अंदर मौजूद थी, उसके बावजूद भी ये स्टॉक आ रहा है। इस तरह से होता है कि जो अगर मार्केट में गंदम का रेट बढ़ जाता है तो ये अफसरान जो व्यापारी हैं उनको मार्केट में सेल कर देते हैं इस गंदम को महंगे दामों पे, और जब उनको खाना पूरी करने की बात आती है तो फिर इस गंदम को जब नई सीजन में आती है, गंदम आती है, तो वहां से खरीद करके वो अपनी खाना पूरी करते हैं। अगर वो नहीं कर सके तो फिर इसी तरह से रेत मट्टी और भूसाशुदा जो गंदम है वो वहां पर रखी जाती। कई सालों से हम हर सीजन में इस तरह के बड़े स्कैंडल्स सामने देखते हैं, और बदकिस्मती की बात है कि वही कोई ना कोई मैकेनिज्म तो मौजूद होगा ना। जब गंदम लोड की जाती है तो क्या खराब और बोसीदा गंदम लोडिंग से पहले चेक नहीं की जाती, या बस एज इट इज उसको उठा के तो लोडिंग कर दी जाती है? देखिए, पूरा सिस्टम है एक, तो इसलिए कि कोई एक अफसर उसमें मुलविस नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि मौजूदा सेक्रेटरी साहब जो हैं खालिद महमूद शेख साहब, उन्होंने एक अपनी थर्ड पार्टी कंपनी को हायर किया है कि जहां पर जो है कराची के अंदर वो मौजूद होगी। 33 रुपए टन के हिसाब से उनको अदा किया जाएगा। उसका SGS नाम उस कंपनी का है, वो सिर्फ तयन करेगी कि हाँ इसका मयार वही है या नहीं है। मगर बात वही है कि इस वक्त इस कंपनी के होते हुए भी इस किस्म के मामला जब सामने आ रहे हैं तो उन्होंने निशानदेही क्यों नहीं की? ये तमाम मामला हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं वो तो जो 21 लाख घर बनाने वाला मंसूबा था उसके भी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और वहां से भी 25 लाख रुपए वो तनख्वाह भी ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी वो अच्छा काम करेंगे। और बदकिस्मती की बात है कि वो 21 लाख घरों में से हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया था कि 1,25,000 तकरीबन घर सिर्फ इस वक्त मुकम्मल हो सके हैं, और उनमें भी काफी पैमाने पर इतलात आ रही हैं करप्शन की और मामलात की इतलात भी आ रही हैं। तो ये मामलात हैं, और भी ये कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी साहब इन मामलात को देखें। मगर बात वही है कि जब कमीशन सिस्टम जब बीच में आ जाता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? तो हमें नहीं लगता है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। और जो इस वक्त मौजूद डायरेक्टर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मुझे नहीं लगता कि उनको भी कोई ओहदे पे रहने दिया जाएगा, क्योंकि ये अफसरान जो हैं वो हमेशा उन्हीं ओहदों पर रहे हैं। जब से अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया जाता है, उसको पोस्टिंग दी जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब भी ये बारदाना खरीदारी का सीजन आता है तो उसी वक्त भी
इस तरह के मामला बोलियां लगती हैं। जो अफसर इस सबसे ज़्यादा बोली फिल करेगा वो उन जो बासर या हुकूमती ताकतवर लोग हैं उसको उस ओहदे पर पोस्टिंग दी जाती है और फिर वो उसी तरह से कलेक्शन करता है ताकि उसका उनका भी टारगेट पूरा करता है और अपने मामला भी सीधा करता है। तो ये बदकिस्मती की बात है कि काफ़ी सालों से महकमा खुराक के अंदर ये मामला चल रहे हैं। अब नहीं लगता है कि इस तरह के मामला हल होंगे। दूसरी बात यह है कि जब इन पर प्रेशर आता है कि अब गंदम की खरीदारी कभी कोई शॉर्टेज हो जाती है तो वो जब खरीदारी करते हैं तो 144 नाफिज करते हैं। 144 का मतलब ये है कि जो गरीब किसान हैं उनकी गंदम उठा लेंगे और उनको जो अपनी मुंह मांगी जो रकम होगी वो उनको देते हैं और किसी भी जो गोदाम होते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं उनको हाथ में नहीं लगाते हैं। फिर भी नुकसान जो है वो उस आम काश्तकार का होता है। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर में बात कर लेते हैं शहर मुल्तान की, जहां पर महकमा लाइफ स्टॉक में करोड़ों की मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया है। खुसूसी ऑडिट टीम की रिपोर्ट ने 27 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का भांडा फोड़ दिया है। अद्वियात, स्टोर आइटम्स और IT आलात समेत दीगर अशिया की खरीदारी में भी 10 करोड़ की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। मजीद खबर की तफसील बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरमद अली। सरमद, सबसे पहले डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी, ये महकमा लाइफ स्टॉक के 5 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जो कि मुल्तान, जहानिया, खानेवाल का एरिया लगता है, उसके बाद लिया और झंग में है। यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है जानवरों के बारे में। यहाँ की एक ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसके अंदर मुबैना तौर पर 27 करोड़ रुपए से ज़ायद की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। अच्छा। बात करें करप्शन फ्यूल की मद में, बीजों की ख़रीदारी की मद में, इसी तरह IT के आलात, दीगर जो हस्पतालों के इस्तेमाल में आने वाली जो मशीनरी होती है उसकी ख़रीदारी में, और साथ ही साथ प्रोफेशनल टैक्स, सेल्स टैक्स, पंजाब सेल्स टैक्स की मद में जो है वो भी करप्शन जो है वो सामने नज़र आई है। 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की ऐसे अखराजात हैं जिनको ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर बोगस करार दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि गाड़ियों में जो पेट्रोल डलवाया जाता है उसके जाली बिल बनवा के अकाउंट ऑफिस से पास करवाने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है। साथ ही साथ गाड़ियों की मुरम्मत करने के लिए भी और गाड़ियों के टायर तब्दील करने के लिए भी जो काफ़ी बड़ी जो रकम है वो अकाउंट ऑफिस से पास करवाई गई है, और इस तरह से ये जो है करप्शन का सारा मामला है। ये 5 रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पे जानवरों की ऊपर डेवलपमेंट और उनके ऊपर रिसर्च होती है। कुछ डेयरी के ऊपर काम करते हैं, कुछ दीगर गोश्त के बढ़ोतरी के लिए जानवरों के ऊपर रिसर्च वगैरह की जाती है। अब बात कर ली जाए कि ये अद्वियात, इसके अंदर सबसे बड़ी जो यहाँ पर करप्शन देखने में आई है वो अद्वियात के ऊपर है, क्योंकि महकमा लाइफ स्टॉक का काम होता है मवेशी पाल हजरात के जो जानवर हैं उनकी सेहत का ख्याल रखना और उन तक बेहतरीन अद्वियात पहुँचाना। लेकिन यहाँ पर जो अद्वियात की ख़रीदारी है या तो वो सब स्टैंडर्ड की गई, और उसके साथ साथ अद्वियात जब भी किसी महकमे को अशिया की ख़रीदारी करनी होती है तो उसका पूरा एक मैकेनिज़्म होता है, पूरा एक इश्तिहार बनता है, उसकी पब्लिसिटी होती है, उसके बाद लोग जो है वो बोली में शरीक होते हैं, और जिसकी कम से कम बेटिंग होती है, जो कम से कम प्राइस में वो चीज़ अवेलेबल कर रहा होता है, उसको वो जो ठेका है वो दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अशिया की ख़रीदारी में मन माने पसंदीदा ठेकेदारों को नवाजने के लिए ज़्यादा बोली देने वाले ठेकेदारों को ठेके दिए गए। इसके अंदर भी 11 करोड़ रुपए से ज़ायद के इस तरह की परचेजिंग है, जिनके ऊपर ऑडिटर जो हैं उन्होंने इसके ऊपर एक मुकम्मल पैरा बनाया है कि इसकी तफसीलात दी जाए। 2023 में जो है ये पैरा लगाया गया, लेकिन ताहाल 1 साल का वक्त गुजर चुका हुआ है। महकमे की जानिब से फिल वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। जो महकमा लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें अब तक बेज़ाब्तियां पकड़ी गई हैं? डिपार्टमेंट्स की बात करें, इनके अंदर ज़ेली डिपार्टमेंट होते हैं। महकमा लाइफ स्टॉक एक इदारा है, उसके नीचे इनके मुख्तलिफ
सेंटर्स आ जाते हैं। लाइफ स्टॉक का एक हेल्थ वाला सेक्शन होता है जो कि अस्पताल बनाता है और वहाँ पर जानवरों को जो है ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। दूसरा इनका रिसर्च सेंटर्स होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की नस्लें रखी जाती हैं। उनको उनके ऊपर काम किया जाता है, उनकी बढ़ोतरी की जाती है, उनको खिलाया पिलाया जाता है, उनका हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। ऐसे में एक होता है गोश्त की डेवलपमेंट का सेक्शन और एक होता है दूध की डेवलपमेंट का सेक्शन जहां पर दूध से रिलेटेड जानवरों को पाला जाता है, उनकी प्रोडक्शन की जाती है और उनसे ज़्यादा जो है वो दूध लेने के लिए उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है कि बेहतर से बेहतर नताइज हासिल कर सके, किसान जो मवेशी पाल हजरात हैं उनका फ़ायदा हो सके। लेकिन जब यहाँ पर करप्शन फ्यूल की मद में होगी, आपको ये भी बताता चलूँ कि एक अस्पतालों की मोबाइल वैन्स होती हैं जिनके अंदर मोबाइल क्लिनिक होता है। उस वैन का काम होता है कि किसान के घर के ऊपर जाके मवेशी पाल का जो जानवर बीमार है उसका इलाज करे, उसको अद्वियात दे। इस मद में भी जो है फ्यूल डलवाए गए, लेकिन किसान बेचारे हकीकत ये है कि वो रोते रह जाते हैं और उन्हें सरकारी डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ज़्यादातर प्राइवेट डॉक्टर्स को उनके पास जाना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी तरह ही अब आप देखें कि जब अद्वियात सब स्टैंडर्ड खरीदी जाएंगी और वो अद्वियात किसी जानवर को लगेंगी तो उसको फ़ायदे के बजाय हो सकता है कि नुकसान ही हो। तो जनूबी पंजाब है, जनूबी पंजाब के ज़्यादातर जो अफराद हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं। उनके तमाम ज़राअत से मुंसलिक अफराद जो हैं वो जानवर पालते हैं ताकि जानवरों की बढ़ोतरी करके उनको जो है वो अपना घर का सर्कल चला सके। लेकिन इस सब के अंदर जो है वो करप्शन देखने में आ रही है, जिससे पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक का जो सिस्टम है वो उस तरह से नहीं बढ़ रहा जिस तरह से बढ़ना चाहिए। अच्छा सरमद, ये करप्शन हो तो कैसे जाती है जबकि हमने हर डिपार्टमेंट के ऊपर ये कहा जाता है कि चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। जब ये ज़ेली इदारे जो थे जो जिनका आपने जिक्र किया, वो डिपार्टमेंट्स जो बिल्स बना कर देते हैं, तो क्या वो बिल बिना किसी तहकीक के मंजूर किए जाते हैं? जी, करप्शन किस तरह से होती है, अब मैं आपको सिंपल सी इसके अंदर जो करप्शन हुई है उसके एक मिसाल दे देता हूँ कि जब भी कोई इदारा किसी से कोई चीज़ खरीदता है, पंजाब का इदारा है, तो जब वो ठेकेदार को रकम अदा कर रहा होगा, रकम की अदायगी के वक्त जो इदारा है वो उस रकम में से पंजाब से सेल्स टैक्स निकालेगा, इनकम टैक्स निकालेगा, प्रोफेशनल टैक्स निकालेगा। अगर मैंने 10 रुपए की चीज़ कोई ख़रीदी है किसी इदारे ने तो 2 रुपए उसके अंदर ये टैक्सेस होंगे। ठेकेदार को अदायगी की जानी होती है 8 रुपए की। लेकिन इन जो माली बदउनवानियाँ सामने आई हैं इनके अंदर इस तरह से किया गया है कि जो मुकम्मल रकम बनती है, अगर अफसरान ने इसके अंदर दिलचस्पी नहीं दिखाई कि हम इन अकाउंट ऑफिस में से इन चीज़ों के पैसे इन सेल्स टैक्स को ख़त्म करके ठेकेदार को पैसे दें, उन्होंने मुकम्मल की मुकम्मल रकम जो है वो ठेकेदार को अदा कर दी हुई है। जिसके बाद जो इदारे को सिर्फ सेल टैक्स की मद में 2 करोड़ 11 लाख रुपए जो हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं ठेकेदारों को, जिनको रिफंड भी करवाया जा सकता था अगर उसके ऊपर टेक्निकल तरीके से जो अकाउंट ऑफिसर देखता अदायगी से कबल ही 2 करोड़ 11 लाख रुपए ये बचाया जा सकता था। ये कौमी ख़जाने का जो पैसा है इसको इसी तरह से ही अपने चहीते ठेकेदारों को नवाजने के लिए जो है वो दे दिया जाता है। फ्यूल के बाद बात कर ली जाए गाड़ियों की, तो गाड़ियों के खड़ी गाड़ियों के जो हैं वो टायर तब्दील किए गए हैं। लॉग बुक्स के अंदर देखने में आया है कि 93 लीटर डीजल के अंदर एक गाड़ी 15 दिन तक रोज़ाना उसके अंदर 93 लीटर डीजल डलता रहा है और वो गाड़ी 423 किलोमीटर सफ़र करती रही है लॉग बुक के मुताबिक। लेकिन वो गाड़ी असल में जो है उसके मीटर के मुताबिक अपनी जगह पे खड़ी थी। तो करप्शन करने के जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब 1 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, मुंबई हम कोई करप्शन का तरीका छोड़ेंगे नहीं। 1 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। जो ऑडिट होता है, ऑडिट हुकाम एक पैरा बना देते हैं कि उसके ऊपर एतराज़ात लग जाते हैं। जब ये पैरा आता है हुकाम के पास, जिस तरह महकमा लाइफ स्टॉक के हुकाम के पास आया, उन्होंने इसका एक जवाब
एतराज़ के ऊपर एक जवाब बनाना है और वो जवाब जमा कर देना है। ज़्यादातर देखने में यही आता है कि जो ऑडिट पैरे बनते हैं उसके अंदर जो जवाब दिए जाते हैं उसके बाद जो है वो ज़्यादातर क्लियर हो जाते हैं और किसी के ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं लगते। लेकिन सर मतलब देखिए करप्शन का बहुत बड़ा जो है ये बेनकाब हुआ है मंसूबा, ये जो भी कर रहे थे, तो जो खरीदारियां की जाती हैं महकमा लाइव स्टॉक में जिस तरह की भी, तो इन खरीदारियों के बिल कौन सा डिपार्टमेंट पास करता है, उसकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया अब तक? दो तरह के जो है वो अकाउंट्स होते हैं। एक महकमा लाइफ स्टॉक का भी अकाउंट ऑफिस होता है जहां से बिल पास करवाए जाते हैं। हाँ। और वो बिल एक जो पंजाब के अकाउंट ऑफिस होता है वहाँ भेजे जाते हैं जहाँ से वो क्लियर होते हैं। असल में यहाँ पर करप्शन इस वजह से होती है कि मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर बीजों की ख़रीदारी की गई है तो उसकी सेल्स परचेज को चेक करने के लिए कोई जो है वो मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर 10 बोरियाँ किसी बीज की ख़रीदी गई हैं तो क्या वाकया में ही 10 बोरियाँ आई हैं कि नहीं आई, उसकी कोई ऑडिट वगैरह नहीं होता। अगर इस पर मुकम्मल तौर पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो अवाम की बेहतरी हो सकती है और अवाम को कुछ अच्छा मिल सकता है। नाज़रीन, आज का शो आपको कैसे लगा और आज की खबरों की तफसीली गुफ्तगू भी आपने सुनी है। मजीद अहम खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप सब मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।